नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे एक फ़िल्म के बारे में जो कि अमेरिका में रिलीज़ हुई है और भारत में भी कुछ सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है जो आप देख सकते हैं। तो वो जो फ़िल्म है वो है स्नो वाइट, और ये जो फ़िल्म है इसको लेके इतना रायता फैला हुआ है कि इस पर एक वीडियो बनाना बनता है। ये जो फ़िल्म है बेसिकली इसको बनाने की एडवाइजिंग हुई थी लगभग 8 साल पहले, 2017 के आसपास। और तब से लेके इस फिल्म को लेके प्रोग्राम चल रहा था, काम चल रहा था। और ये एक थोड़ी एनिमेटेड फिल्म है, रियलिस्टिक 3D फिल्म है एक तरीके से। तो इसको लेके काफ़ी सारे आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारे पॉलिटिकल टर्मोइल होते हैं। फिर अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका में आर्टिस्ट लोगों ने धरना दिया था, बहिष्कार कर दिया था कि अगर हमारा काम हमें मिलेगा नहीं तो फिर हम काम क्यों करें। तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे, एक्ट्रेस थे जिन्होंने धरना दे दिया था और काम करना बंद कर दिया था। तो इसी के चलते बहुत सारी जो फिल्में थी, प्रोग्राम थे, उनकी डेट आगे बढ़ानी पड़ी रिलीज़ करने की, क्योंकि काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तो ये जो फिल्म है स्नो वाइट, ये लगभग 7-8 साल के बाद रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ होने से पहले ही बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि ये जो फिल्म है ये डिस्नी को एक नाइटमेयर की तरह है, यानी कि डिस्नी इसे कभी भूल नहीं पाएगा। इसके जो बनाने वाले जो प्रोड्यूसर है, मेकर है, जो भी कहिए डिस्नी, उन्होंने अपनी लाइफ में शायद हो सकता है इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म ना बनाई हो। और एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन्होंने जो कास्ट हायरिंग की थी, जो एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस भी काफ़ी इमेच्योर थी एक तरीके से। और उसे आप इमेच्योर कहिए, जो भी कहिए, उसका नाम है रेचल ज़ेगलर। ज़ेगलर इसमें स्नो वाइट का रोल करती है इस फिल्म के अंदर। और आपको पोस्टर देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये जो फिल्म है ये ट्रेडिशनल स्नो वाइट फिल्म से बहुत दूर है। और इस चीज़ को लेकर डिस्नी वाले, उसकी जो कास्टिंग है, उसके जो मेकर्स है, ये बहुत प्राउड से कहते थे, गर्व से कहते थे कि ये जो फिल्म है ये हम पुरानी स्नो वाइट से बहुत ही अलग बना रहे हैं। और ये फिल्म एक तरीके से बैक फायर कर चुकी है। ये जो इनकी जो अप्रोच थी ये थोड़ी बैक फायर कर चुकी है, थोड़ी नहीं, बहुत खासी बैक फायर कर चुकी है। इतनी खासी कि हो सकता है कि इससे डिस्नी को बहुत नुकसान उठाना पड़े। हालांकि ये जो नुकसान है ये पहली बार तो नहीं हुआ है, नुकसान पहले भी डिस्नी को होता रहा है। एग्जाम्पल के रूप से मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा वो जो जॉनी डेप और उसकी वाइफ का जो डिवोर्स का मामला था। जॉनी डेप की जो वाइफ थी उसने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए थे, और इसको लेके जो डिस्नी वाले थे उन्होंने जॉनी भैया से, मतलब कि जॉनी डेप भैया से अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे आखिर में आप सबको पता है कि घंटों घंटों तक कोर्ट की सुनवाई हुई, उसके वीडियोग्राफ्स बाहर आए, दोनों का डिवोर्स हो गया। आखिर में जो जॉनी डेप भैया थे वो निर्दोष साबित हुए और अपने काम में आगे बढ़ गए। मगर इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो डिस्नी का हुआ, क्योंकि डिस्नी वालों ने उन्हें जैक स्पैरो के रोल में से हटा दिया था। आपको पता है बहुत ही फेमस सीरीज़ है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, इतनी बढ़िया सीरीज़ है कि जिसका कोई कोई उपाय नहीं कह सकते। तो बाद में ऐसी खबरें हैं कि डिस्नी वालों ने जॉनी डेप भैया को भी अप्रोच किया था कि भाई अब तो सारा मामला ख़त्म हो चुका है, अब क्या कंटिन्यू करें हम जैक स्पैरो को, कैरेक्टर को। मगर ऐसी खबरें हैं जिसकी मैं पुष्टि नहीं करता, मगर खबरें ऐसी है कि जॉनी डेप भैया ने मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए मुझे ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज़ को। और यहाँ पे मैं सबसे दुखद बात ये कहूँगा कि ये जो पूरा डिस्नी की जो आइडियोलॉजी है, मेंटलिटी है, इसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो ऑडियंस है उन्हें इन सब का नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के रूप से ये जो स्नो वाइट है, स्नो वाइट का जो कचरा किया है इन्होंने, या फिर हम बात करें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये सब ऐसी सीरीज़ है जो कि बहुत ही कमाल की सीरीज़ हो सकती थी और है एक तरीके से। मगर बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो कुछ वॉक माइंडसेट के जो लोग हैं वो इस तरीके से चीज़ों को काफ़ी गड़बड़ करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो बेसिकली ये जो स्नो वाइट फिल्म थी ये 1935 में ओरिजिनली आई थी, जो कार्टून फिल्म थी, एनिमेटेड फिल्म थी। और बेसिकली इस पे बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। जो वॉल्ट डिस्नी था, वॉल्ट डिस्नी पे बहुत सारे आरोप लगते हैं कि इसकी कोई भी स्टोरी ओरिजिनल नहीं थी, यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके तोड़ फोड़ करके स्टोरी बना देता था। अब ये बात भी कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, मगर पूरी सच हो ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं और बहुत सारी कहानियों में से हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं और उसे वापस अप्लाई करते हैं। अब ये अनजाने में भी हो सकता है, जान के भी हो सकता है, मगर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं लगभग 100 साल पुरानी। उसमें से मैं एक कहना चाहूँगा विजार्ड ऑफ ऑज,
लगभग 100 साल पुरानी कहानी है, मगर आपको पढ़ के बहुत मज़ा आ जाएगा। और ये कहानी आज भी बहुत सारे देशों में पढ़ाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सब जगह पे पढ़ाई जाती है, और आपको भी पढ़नी चाहिए अगर आपके पास टाइम हो तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्ट डिज्नी पे आरोप लगता है कि जो स्नो वाइट वगैरह जो भी सीरीज थी, कार्टून वगैरह थे, वो काफ़ी कॉपी किए हुए थे एक तरीके से। अब इसमें कुछ भी कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और उसको हम अब क्या ही डिसीजन ले। मगर बेसिकली ये जो फिल्म थी स्नो वाइट 1935 में जो आई थी, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी फिल्म थी, और ये एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट थी, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा माना जाता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मगर ये जो फिल्म थी, ये डिस्नी को बहुत ही बड़ी लेवरेज दिया था इस फिल्म ने, एक तरीके से उसके एम्पायर की शुरुआत की थी। क्योंकि 1935 में आप सोच के देखिए, एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म, सोच के देखिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितने आर्टिस्टों ने अपना हार्डवर्क दिया होगा, पर फ्रेम के हिसाब से फोटोग्राफ्स बनानी पड़ी होगी, जिससे कि पूरी फिल्म को एक्शन मोशन में बताया जा सके। तो ये जो फिल्म थी, ये एक तरीके से डिज्नी के लिए पूरा ट्रेंड सेट करने वाली थी, आने वाले कई साल बदलने वाली थी। और उसके बाद से जो वॉल्ट डिज्नी थे और उनका जो डिज्नी का जो बिजनेस था, काफ़ी बढ़िया करने लगा। मगर आज के समय में लगभग 90 साल के बाद वही फिल्म डिज्नी के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का कारण बन चुकी है। बेसिकली ये जो फिल्म है, इसको लेके जो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। बेसिकली जो पारंपरिक स्नो वाइट है वो वाइट है, आपको पता होगा, उसीलिए उसका नाम स्नो वाइट है, क्योंकि वो बर्फ़ की जैसे वाइट थी और वो बहुत सुंदर थे एक तरीके से। मगर बेसिकली इस जो नई फिल्म आई है 2025 में, उसमें स्नो वाइट को थोड़ा ब्लैक, थोड़ा नहीं बहुत हद तक ब्लैक बना दिया गया है। और बेसिकली ये मैं समझता हूँ कि इतना सही नहीं था, और ये पॉलिटिक्स हो सकती है, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आपको ब्लैक लोगों को वेटेज देना है तो आप उसकी तरफ से एक नई फिल्म बना सकते हैं ना, आप एक नई स्टोरी बना सकते हैं। मगर जो पुरानी स्टोरी है जिसमें स्नो वाइट है, उसे आप स्नो ब्लैक करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये एक तरीके से दो समाज के बीच में लड़ाई करवाने वाली बात है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप अलग से एक नई स्टोरी बना सकते थे, अलग से नई फिल्म बना सकते थे। मगर आपने पुरानी स्टोरी जो कि बहुत ही फेमस थी उसको उठाया, उसका कैरेक्टर बदले और उसको लेकर बना दी फिल्म। अब ये तो केवल स्नो वाइट की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हैरी पॉटर में भी ऐसा करो, हैरी पॉटर में भी एक ब्लैक कैरेक्टर डालो और उस पर फिर से फिल्म बनाओ। अभी कितना प्रैक्टिकल है मुझे नहीं पता, मगर मैं समझता हूँ कि सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ वाइट, ब्लैक, एशियन, चाइनीज, रसियन, जितने भी लोग हैं सबको वैल्यू मिलनी चाहिए। मगर कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको बर्बाद करके वैल्यू देने से केवल समाज में लड़ाई या झगड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो फिल्म है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, यहाँ तक कि इसमें जो बेसिकली आपने स्नो वाइट देखी होगी, मैंने भी देखी है, उसमें आपको पता होगा कि जो प्रिंस होता है या फिर जो भी लड़का होता है, उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा नलीफाई कर दिया गया है इस नए फिल्म में। एक तरीके से उसके जो फिल्म है, उसका जो रोल है प्रिंस का, जो लड़के का बॉयफ्रेंड का जो रोल है, उसे बहुत हद तक नेगेटिव कर दिया गया है, यानी कि उसका वेटेज एकदम ख़त्म कर दिया गया है। स्नो वाइट को एक तरीके से इंडिपेंडेंट दिखाया गया है, उसकी लाइफ में काफ़ी उसे डिसीजन मेकिंग दिखाया गया है। अब ये एक तरीके से अच्छा हो भी सकता है, मगर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एक कपल की बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं। और इससे अगर आप एक तरीके से ट्विस्ट करके वुमेन एम्पायर दिखाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो बॉयफ्रेंड है उसे आप डिमीन कर रहे हैं, और ये जो बॉयफ्रेंड को डिमीन करने वाला जो एंगल है वो काफ़ी बैकफायर कर गया, क्योंकि बेसिकली स्नो वाइट अकेली थोड़ी रहेगी, उससे भी तो बॉयफ्रेंड चाहिए ना। तो बेसिकली ये पूरी स्टोरी है और इसको लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बेसिकली एक पॉइंट ये भी है कि स्नो वाइट को ब्लैक क्यों कर दिया गया। साथ में जो आपको पता है कि जो ड्वार्फ थे, जो छोटे छोटे लोग थे, उसको भी काफ़ी हद तक बदल दिया गया, और जो बाकी जो मिरर वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ों को बदला गया है। और बेसिकली आप देखना चाहे तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मगर बेसिकली मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मैं कभी देखना जरूर चाहूँगा इस फिल्म को कि डिज्नी वालों ने क्या सोच के फिल्म किस तरीके से बनाई है। अब यहाँ पे जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई इस फिल्म को लेके, इसको लेके डिज्नी वालों ने एक डिसीजन लिया कि जो अंग्रेज देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, अमेरिका वगैरह, तो बेसिकली वहाँ पे इन्होंने अपनी फिल्म की प्रोडक्शन को या फिर उसके पब्लिसिटी को बंद कर दिया। जो इनके जो मेन लीड एक्टिंग जो रोल थे, मेन कास्टिंग थे, उन्हें वहाँ भेजने से रोक दिया कि भाई तुम लोग वहाँ जाओ ही मत, क्योंकि अगर ये लोग जाएंगे, ये जो वोक मेंटेलिटी के साथ, लिबरल मेंटेलिटी के साथ जाके उस फिल्म का प्रचार करेंगे, तो डिज्नी वालों को इस बात का डर है कि जो बच्ची कुची अब जो ऑडियंस आएंगे वो भी हो सकता है ना आए। क्योंकि इनके जो कुछ इंटरव्यू लिए गए थे कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा, कुछ मीडिया हाउस के द्वारा,
और उस इंटरव्यू में इन्होंने ऐसे एकदम बेफाम बकवास की है, एकदम खुल के बकवास की है, जिसको लेके समाज, जिसको लेके बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोग हैरान है कि ये लोग क्या आखिर बक रहे हैं। और इसमें एक चीज़ आपने हो सकता है वीडियो देखा हो, जो एक्ट्रेस है रेचल ज़ेगलर, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि वो नार्सिसिस्ट है। और नार्सिसिस्ट कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप अपने आप को प्राउड से कहे कि नार्सिसिस्ट है। बेसिकली हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो होता है जो दूसरों का बुरा करके भी अपना अच्छा सोच सकता है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी बैकफायर कर गई, और इसको लेकर डिस्नी वालों को बहुत ही अभी एक तरीके से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो प्रोड्यूसर है जो कि इस फिल्म में पैसा लगा चुके हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है, चिंतित है। और वो लोग इस एक्टर से, रेचल ज़ेगलर से कह रहे हैं कि कृपया करके अपना मुंह बंद करें, और जिससे कि कंट्रोवर्सी होना बंद हो। मगर बेसिकली ऐसा हुआ नहीं, और फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और फिल्म काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही है। इसके वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं टिकटॉक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे पूरे के पूरे जो सिनेमा हॉल है वो खाली पड़े हुए हैं। और बेसिकली ये जो फिल्म बनाने में लगभग 270 मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है, 270 मिलियन डॉलर। और ऐसा अनुमान है कि लगभग 800 मिलियन डॉलर कमाने पे ही इस फिल्म का जो नेट कॉस्ट है वो निकल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट है जो इन्वेस्टमेंट वगैरह, खर्चे वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद एक फिल्म को नेट ज़ीरो बनाने के लिए 800 मिलियन डॉलर कमाने पड़ेंगे। और अभी इस फिल्म ने लगभग 80 मिलियन डॉलर ही कमाए हैं, यानी कि इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 270 मिलियन डॉलर, उसके लगभग आधे भी नहीं पहुंच पाई है ये फिल्म। तो बेसिकली ये हो रहा है। अब देखो, डिस्नी कोई एक आदमी तो नहीं चलाता, डिस्नी में बहुत सारे लोग चलाते हैं डिस्नी कंपनी में। तो बेसिकली मेरा मानना है कि ये किसी एक आदमी का डिसीजन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि डिस्नी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ये केवल डिस्नी की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसके अंदर ही इस तरीके के लोग घुस चुके हैं। अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा कि जो ट्विटर था, अभी एक्स है, उसके अंदर भी काफ़ी लिबरल मेंटेलिटी के लोग थे पहले, और एलन मस्क ने उसके बाद उसे एकदम फटाक से बदल दिया और राइट आइडियोलॉजी की तरफ शेयर कर दिया। हालांकि एलन मस्क काफ़ी लिबरल है, ठीक है, वो लेफ्ट राइट दोनों को ही आने देता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। मगर जो पहले जो था जैक डॉर्सी, शायद उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, वो राइट विंग के वॉइस को सप्रेस कर देते थे, वो उनके वीडियो पोस्ट सब कुछ हटा देते थे, और केवल लेफ्ट का प्रोपेगेंडा आइडियोलॉजी को रखते थे, जिससे कि उससे ही प्रावधान मिले। मगर एलन मस्क के आने के बाद हुआ ये कि ट्विटर पे आपको दोनों तरीके के वॉइस मिलेंगे, दोनों की जगह तीनों वॉइस मिलेंगे, जो सेंटर विंग है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, सबके आपको वॉइस मिलेगा। और यही एक तरीके से न्यूट्रल हो सकता है, मैं समझता हूँ, कि जहाँ पे आप किसी का आवाज़ दबाए नहीं, जहाँ पे आप सबको डालने दे अपने आवाज़ को। तो ये है। अब डिस्नी को तो जो भी होता है, बेसिकली मैं समझता हूँ कि डिस्नी एक कंपनी अकेली नहीं है। अगर इसने इन्हें लॉस होता भी है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है, मगर ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि भारी लॉस में जा रही है अपने आइडियोलॉजी को लेके। ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसके अंदर ये जो लिबरलिज्म या वोक है वो मेंटलिटी घुस चुकी है। और आपको पता है, अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी अ क्वाइट प्लेस 3, ये तीसरा पार्ट था अ क्वाइट प्लेस सीरीज का, और उसमें पूरी स्टोरी का सत्यानाश हो चुका था। और यही चीज़ है कि एक खास तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और ये इतना घटिया तरीके से फैलाया जा रहा है कि लोग इसे पसंद भी नहीं कर रहे बेसिकली। अब यहाँ पे ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है? सवाल ये है कि प्रोपेगेंडा है, मगर फैलाया क्यों जा रहा है? अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों फैलाया जा रहा है? बेसिकली ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर ये चीज़ को डाला जाएगा। आप पसंद करें ना करें, आप धीरे धीरे से एक्सेप्ट करने लगेंगे। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट का भी चक्कर है। प्रॉफिट का चक्कर ये है कि जैसे आपको पता होगा, भारत में ऐसी कितनी फिल्में हैं जहाँ पे फिल्मों के अंदर ज़बरदस्ती से एक मुस्लिम कैरेक्टर को घुसाया जाता है। फिल्म में सभी हिंदू होते हैं, मगर ज़बरदस्ती से एक मुस्लिम कैरेक्टर को घुसाया जाता है, जिससे कि मुस्लिम ऑडियंस को सेट किया जा सके। इसकी शुरुआत शायद 3 इडियट मूवी से हुई थी, जहाँ पे फरहान कुरैशी को लिया गया था, ज़बरदस्ती से फरहान कुरैशी का कैरेक्टर घुसाया गया था। हालांकि 3 इडियट में उसका कोई खास ज़रूरत नहीं थी। और ठीक उसी के बाद ऐसी कितनी फिल्में हैं जहाँ पे ज़बरदस्ती से मुसलमान का कैरेक्टर घुसाया जाता है। आपको पता होगा कितनी फिल्में हैं जो अभी हाल ही में आई थी, उसके अंदर भी ये इस तरीके की चीज़ें डाली गई है, ज़बरदस्ती से मुसलमान कैरेक्टर को घुसाया गया। और ये एक तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती से दिया जा रहा है कि भाई तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। और यही चीज़ अमेरिका में भी हो रही है, वहाँ पे भी ज़बरदस्ती से ब्लैक कैरेक्टर को घुसाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से
बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है कि जहाँ पे एक नॉर्मली जो चीज़ होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ को नॉर्मली नहीं घुसाया जा रहा, बल्कि उसे ज़बरदस्ती से घुसाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक 2 सीरीज़ का एग्जांपल दूंगा, वो है सेक्स एजुकेशन, आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे। उसके अंदर भी बहुत सारे जो ब्लैक कैरेक्टर है उसे डाला गया है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा एडजस्ट किया जाए तो भी चल सकता था। मगर ये चीज़ है, अब बेसिकली इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, और प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और यही सब पूरा स्टोरी है। तो इसको लेके आपके जो विचार आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। डिज्नी के साथ जो भी हुआ है मैं समझता हूँ कि होने दिया जाए, और वही उसके रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली। अब देखते क्या होता है। और बेसिकली बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो अपना करियर में नए नए लोग हैं, जो लोग नए नए हैं, उन्हें अपने मुंह पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। खास करके ये जो एक्ट्रेस है रिया जैगलर, आई मीन रेचल जैगलर, उसे सलाह दी जा रही है कि भाई अभी आपको एक फिल्म मिली है, आप अपने मुंह पे थोड़ा लगाम लगा के रखिए, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद हो सकता है आपका करियर ख़त्म हो जाए, और जो कि हाईली पॉसिबल है कि अब हो चुका है एक तरीके से। तो देखते बाकी तो क्या होता है, और इसीलिए कहते हैं कि भाई थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने आप को एकदम बेफिक्र हो जाएगा तो हो सकता है चीज़ें आपसे दूर हो जाए। यही चीज़ आपने देखी होगी माइकल जैक्सन और कितने ही सेलिब्रिटीज़ है जिनके साथ हुई है। कंट्रोवर्सी होते ही चीज़ें उनसे दूर चली जाती है, प्रोडक्शन हाउस वगैरह, मेकर्स वगैरह, या फिर जो भी आप कहिए चीज़ें, या फिर उनके जो ऑडिशन वगैरह जो भी होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बाकी सबको भी, जो प्रोड्यूसर है उनको भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा दोष रिया जैगलर पे भी नहीं डाल सकते। रिया जैगलर अकेली तो नहीं थी जिसने पूरी फिल्म को कास्ट किया, मैनेज किया, प्रोड्यूस किया। उसके आसपास 50 लोग थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया, जिन्होंने स्टोरी लिखी, जिन्होंने स्टोरी को अप्रूवल किया, जिन्होंने मेंटेन किया, जिन्होंने चेंजेस किए। तो रिया जैगलर एक अकेली लड़की जरूर हो सकती है, मगर वो केवल पार्ट है, जो केवल आइस टिप है जिसको सभी लोग टारगेट पे ले रहे हैं। मगर कहने का मतलब ये कि आइस टिप के नीचे बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जो कि इस पूरे आइडियोलॉजी को हवा दे रहा है, जो कि हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ आगे फिर से देखने को मिले, और ये चलती रहेगी। आपको पता होगा अभी हाल ही में बॉलीवुड में ऐसी कितनी फिल्में आई है जो कि फ्लॉप हो चुकी है, जिसे कोई देखना नहीं चाहता, जिसके अंदर नेपो किड्स है, जिसके अंदर ना कोई टैलेंट है, ना कोई पर्सनालिटी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो हिंदी भी नहीं बोल सकते, हिंदी डब करके डालनी पड़ रही है। सोच के देखो, मतलब कि हिंदी डब करके डालनी पड़ी, और तुम डब करके कितनी भी हिंदी डालो, मतलब कि बैकग्राउंड वॉइस से तुम हिंदी डालोगे तो वो एक्चुअल जैसा होगा ही नहीं, एक्चुअल जैसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अपने होठों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने वॉइस पिच को वहाँ पे आप मैच कर ही नहीं सकते। तो बॉलीवुड में हो ये रहा है कि फिल्में हिंदी बन रही है, मगर वहाँ पे केवल होठ हिलाए जा रहे हैं, होठ हिलाए जा रहे हैं, और आवाज़ को पीछे से डाले जा रहे हैं स्टूडियो के अंदर से मैच करके। इससे होगा क्या? जो एडिटर है उसे नौकरी मिलेगी, और क्या, बाकी जो ऑडियंस है उसे ये पसंद नहीं आएगा। बेसिकली डब मूवी किसे ही पसंद आती है? नेचुरल वॉइस सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप चिल्ला भी सकते हैं, गुस्से भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। मगर जो पीछे स्टूडियो से आवाज़ डाली गई होती है डबिंग करके, उसमें सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो यही चीज़ है। तो आपके जो विचार आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो कुछ यूपीआई डोनेशन भी दे सकते हैं, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट डाल सकते हैं, हमारे पास और प्राइवेसी का समय हो, जिससे कि हम और अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से वीडियो बना सकते हैं। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।